हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब जब सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, जब वो इरोड हो जाती है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, तो उसको कहा जाएगा सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन से सॉइल को कैसे बचाया जाए, तो उन सब मेथड्स को कहा जाएगा सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। तो उसी के बारे में हम आज के टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन मेथड्स के बारे में जानेंगे कि किस टाइप से सॉइल इरोड होती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Soil erosion means the removal or wearing away of the top layer of soil by natural agents, that is wind and water or human activities। तो अब सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? सॉइल इरोजन का मतलब है कि जब टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है सॉइल की, जब वो हट जाती है तब उसे कहा जाएगा सॉइल इरोजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लैंड है, पूरा इतना लैंड एरिया है, इसमें भी जो सबसे टॉप वाला एरिया होगा, ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये जो सबसे टॉप लेयर है सॉइल की, उसकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस लेयर, क्योंकि जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतनी सॉइल पुरानी होती जाएगी, उतनी फर्टिलिटी नहीं बचेगी सॉइल में। लेकिन जो सबसे टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, एकदम न्यू सॉइल होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होती है। और ऊपर से सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो सब हमें इसी लेयर में देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो ह्यूमस है वो भी इस टॉप लेयर को सबसे ज्यादा मिलता है, जिस वजह से ये जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। वो फेवरेबल कंडीशंस हमें प्रोवाइड करती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि जब हम इस लेयर को हटा दें, या तो कोई अपने ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, या तो हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस लेयर को रिमूव कर रहे हैं, या फिर नेचर खुद इस लेयर को रिमूव कर दे रही है, तो उसको कहा जाएगा सॉइल इरोजन। यानी जब सॉइल की सबसे फर्टाइल लेयर को हम रिमूव कर दें, दैट विल बी नोन एज सॉइल इरोजन। अब ये नेचुरल एजेंट्स भी करते हैं, यानी नेचुरली भी होता है, विंड और वाटर के थ्रू भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम ह्यूमंस की भी कुछ एक्टिविटीज की वजह से सॉइल इरोड हो जाती है। The top soil is most fertile layer because it contains humus and nutrients। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ह्यूमस है, वो सब इसी टॉप लेयर में पाया जाता है, और इसी वजह से ये जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। When this layer is lost, soil fertility decreases एंड लैंड बिकम्स अनप्रोडक्टिव। और जब ये लेयर हट जाती है किसी भी रीजन की वजह से, नेचुरली हट रही हो या हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इस सॉइल को इरोड कर रहे हो, इस लेयर को खराब कर रहे हो, तो जब भी हम इस लेयर को, जो सॉइल की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है, जब हम उस लेयर को रिमूव कर देते हैं बाय एनी चांस, तो उसे कहा जाएगा सॉइल इरोजन, क्योंकि उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है। सॉइल की फर्टिलिटी में हमें गिरावट देखने को मिलती है, और लैंड अनप्रोडक्टिव बन जाता है, यानी प्रोडक्शन के लिए उतना अच्छा नहीं रहता जितना पहले हुआ करता था। ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे हम लोग अगर कल्टीवेशन करेंगे तो काफी अच्छा प्रोडक्शन होगा, काफी अच्छी क्रॉप्स हमारी प्रोड्यूस होंगी इस लैंड से, फर्टाइल लैंड से। लेकिन अगर ये फर्टाइल लेयर ही हट जाएगी तो क्रॉप कल्टीवेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन कैसे होता है? जैसे नेचर के भी थ्रू किया जाता है सॉइल इरोजन, और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू भी सॉइल इरोड होती है। तो नेचर के थ्रू विंड इरोजन देखने को मिलता है और वाटर इरोजन देखने को मिलता है। विंड इरोजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे लूज एंड ड्राई सॉइल। तो विंड इरोजन का मतलब है कि जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो जो एकदम तेज हवा होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं, जब वो इस टॉप लेयर को अपने साथ ब्लो करके ले जाती हैं, ब्लो ऑफ कर देती हैं, तब उसको कहा जाएगा विंड इरोजन। यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जब सॉइल की ये लेयर, टॉप मोस्ट लेयर खराब हो जाती है या हट जाती है, रिमूव हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा विंड इरोजन। अब ये सॉइल की ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो हट कैसे जाती है? सिर्फ विंड के चलने से। कैसे ये सॉइल की जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी?
क्योंकि ये सॉइल की जो लेयर है वो लूज पड़ जाती है। जो लूज लेयर होती है, जो लूज सॉइल होती है, उसे विंड इजीली ब्लो ऑफ करके ले जाती है। और ये सॉइल लूज कैसे पड़ती है? हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से जब हम पेड़ों को जड़ से खींचते हैं तो वहां की मिट्टी जो होती है, जो सॉइल होती है, वो लूज हो जाती है। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखती हैं, टाइटली पकड़ के रखती हैं। लेकिन अब क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जड़ से खींच के निकाल रहे हैं पेड़ों को, तो उसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है और विंड इरोजन तब बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है। विंड इजीली उस सॉइल को अपने साथ कैरी करके ले जाती है, जिसकी वजह से विंड इरोजन हमें देखने को मिलता है। Then water erosion, running water from rainfall or rivers washes away soil. अब जो वाटर है वो भी जैसे रिवर्स के थ्रू ही हम बात करें, अगर फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी है, जो इतनी तेज प्रेशर के साथ जो पानी आ रहा है, जो वाटर है, वो अपने साथ इस टॉपमोस्ट लेयर को अपने साथ कैरी करके ले जाती है। इसकी वजह से वाटर के थ्रू सॉइल इरोड हो जाती है, सॉइल की ये टॉपमोस्ट लेयर हट जाती है और इसी को कहा जाता है वाटर इरोजन। जब वाटर के थ्रू सॉइल इरोड हो रही है, दैट विल बी नोन एज वाटर इरोजन। ह्यूमन कॉजेस। अब ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोड होती है? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, जिससे कि हम अपने लिए एक्स्ट्रा लैंड ले सके अपने यूज के लिए। तो एक्स्ट्रा लैंड की वजह से हम लोग इन पेड़ों को काट देते हैं, जड़ से हटा देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो लूज हो जाती है और लूज सॉइल को आसानी से विंड और वाटर दोनों कैरी करके ले जा सकते हैं और इसकी वजह से विंड और वाटर इरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। देन ओवरग्रेजिंग। अब जो हमारी लाइफ स्टॉक होती हैं, जो हर्डर्स अपने जो हर्ड्स होते हैं उन्हें ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे जब ले जाते हैं, पैस्चर लैंड्स पे ले जाते हैं, तो ये जो लाइफ स्टॉक होती हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ से खींचते हैं उन छोटे छोटे हर्ब्स, श्रब्स को, ग्रासेस को जड़ से खींचते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है और अगेन इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर इरिगेशन। अब हम लोग जब ज्यादा पानी लगाएंगे, अगर हम लोग क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं बाय चांस और हम ज्यादा से ज्यादा इरिगेट कर रहे हैं उस लैंड को, ज्यादा से ज्यादा पानी दे रहे हैं क्रॉप्स को, तो उससे क्या होगा, जो लैंड है, जो सॉइल है, उसमें वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, वाटर उसमें ज्यादा ट्रैप हो जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा सॉइल में, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। एंड देन सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सैलिनिटी यानी कि जो वाटर है वो सैलाइन हो सकता है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रेज होंगी। ये जो सैलिनिटी है, जो वाटर लॉगिंग है, इसकी वजह से भी जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, तो उससे भी क्या होगा, अगेन सॉइल इरोड हो जाएगी, सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलेगा। माइनिंग। अब हम लोग माइनिंग एंड क्वायरिंग, जो हमने देखा है कि माइंस में से हम लोग डिफरेंट ओर्स और रिसोर्सेज निकाल के लाते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, अपने अर्थ सरफेस पे, अर्थ के क्रस्ट पे हम बड़ा सा होल करते हैं और उसके अंदर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके लेकर के आते हैं, रिसोर्सेज निकालते हैं अपनी अर्थ क्रस्ट के अंदर से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा होल करते हैं जमीन में। तो जब हम होल कर रहे हैं, तो अब जमीन में सबसे टॉप पे क्या है, लैंड में, लैंड पर सबसे टॉप पे है सॉइल, तो हम सॉइल को इरोड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सॉइल को जब इरोड कर रहे हैं, तो हम जब गड्ढा बना रहे हैं जमीन में, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को इरोड कर रहे हैं, सॉइल की टॉपमोस्ट लेयर हटा दे रहे हैं और छोटे मोटे गड्ढे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े होल्स बनाए जाते हैं माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। और बाद में अपना काम हो जाने के बाद उन गड्ढों को भरा भी नहीं जाता है, उन्हें ओपनली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उन होल्स को कवर भी नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जो लैंड है उसमें हम लोगों ने अपने लैंड का जो यूज हम कर सकते थे उसको हमने अब क्या कर दिया है, ऐसा होल बना करके छोड़ दिया है, तो वो ना अब हमारे यूज के लिए रहा और ना ही अब जो सॉइल है वो वहां पे सही रहेगी। तो सॉइल जो है वो खराब हो जाती है, सॉइल इरोड हो जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप की सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलती है। शीट इरोजन, thin layer of topsoil is removed by rainwater evenly over a large area। तो शीट इरोजन हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पूरा लैंड एरिया है, इस पूरे लैंड एरिया पे से इक्वली, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से ज्यादा लेयर हट रही है सॉइल की, यहाँ से थिक लेयर हट रही है, यहाँ से थिन लेयर हट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इक्वली पूरे लैंड एरिया पे से एक पतली सी शीट
जो है फर्टाइल सॉइल की, जो टॉप मोस्ट लेयर है फर्टाइल सॉइल की, जब वो हट जाती है तब उसे कहा जाता है शीट इरोजन। और ये होता कैसे है, विंड वाटर किसी की भी वजह से हो सकता है, लेकिन जब एक बिल्कुल पतली सी थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल हटती है, वो भी हर जगह से, एक बड़े लैंड एरिया पे से इक्वली हर एक जगह से एक थिन लेयर हटती है, तो उसे कहा जाएगा शीट इरोजन। Then rill erosion, small channels or rills form on the surface by running water. अब रेन वाटर के थ्रू भी और रिवर्स की वजह से भी जब वाटर जो है वो एकदम, जब वाटर जो है वो पास होके जाता है, जब वाटर जो है छोटे छोटे चैनल बना लेता है, तब उसे कहा जाएगा रिल। यानी कि जब छोटे छोटे चैनल्स बना लिए हैं, यहाँ से कोई रिवर निकल रही है और यहाँ से ही किसी एक पॉइंट पे से इस टाइप से चैनल निकल गई, पतली सी चैनल बना ली वाटर ने। अब वाटर इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी वाटर जा रहा है, यानी ये जो पतली सी चैनल बनाई है वाटर ने, उसे हम कहेंगे रिल। तो ये जो रिल होता है, इसकी वजह से भी काफी इरोजन होता है। अब ये जो वाटर है जो यहाँ पे जा रहा है, उसने इतना जो लैंड एरिया वो कवर करेगा, उसकी टॉप मोस्ट लेयर को हटा दिया है, एक गड्ढा कर दिया है लैंड में, तो इसकी वजह से भी इरोजन होता है। यानी कि टॉप मोस्ट लेयर तो हट गई है, जितने एरिया को ये रिल कवर कर रही है उतने एरिया में से उसने टॉप सॉइल हटा दी है, गड्ढा कर दिया जमीन में, जिसके थ्रू वो वाटर पास हो रहा है। तो इस टाइप से रिल्स जो है उसके थ्रू भी हमें इरोजन देखने को मिलता है। और ये रिल जो है वो बाद में आपस में जुड़ जुड़ के, अलग अलग जो रिल्स हैं, बहुत सारे रिल्स जुड़ करके गलीज बना लेती हैं। गली इरोजन देखने को मिलता है फिर हमें, डीप कट्स और गलीज फॉर्म बाय रनिंग वाटर, लैंड बिकम अनइवन। तो कभी कभार होता है कि ये जो रिल्स होती हैं यही और ज्यादा डीप हो जाती हैं तो गलीज बन जाती हैं, या तो काफी सारी जो रिल्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं तो उसके बाद गलीज हमें देखने को मिलती हैं। यानी गली क्या है, वो एक बड़ी सी, एक वास्ट वाइड रिल है, डीप रिल है, तो उसी को कहा जाएगा गली। अब इससे भी क्या हो रहा है, अब गली जो बनाई जा रही है, जो बन रही है, अपने आप ही बनती है रनिंग वाटर के थ्रू, यानी जो वाटर है वो अपने आप ये गलीज बना लेता है, तो उसकी वजह से भी हमारी सॉइल इरोड हो रही है। जितने एरिया को ये गली वाला जो एरिया है, ये जो गलीज है जितने एरिया को कवर कर रही हैं, तो उसमें से भी वो सॉइल की फर्टाइल लेयर को हटा दे रहे हैं। अगर ये गलीज जो है इनमें से वाटर ओवरफ्लो कर जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो उसके बाद भी सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। स्पेशली वाटर इरोजन नाम देते हैं उसे, वाटर इरोजन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा 3 टाइप के सॉइल इरोजन है, अभी और भी हैं। 3 टाइप हमने अब डिस्कस करे, शीट इरोजन जब इक्वली पूरे लैंड एरिया पे से एक पतली सी शीट, थिन लेयर जो है फर्टाइल सॉइल की, जब वो रिमूव होती है तब उसे कहेंगे शीट इरोजन। और जो वाटर है वो अपने आप छोटी छोटी ड्रिल्स यानी चैनल्स बना लेता है, तो उसकी वजह से भी इरोड होती है हमारी सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है वो इरोड होती है, वो रिमूव हो जाती है इन ड्रिल्स की वजह से, तो इसी को कहा जाएगा रिल इरोजन। और फिर ये ड्रिल्स जो है वो आपस में मिलके गलीज बना लेती हैं, जो डीप ड्रिल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है गली। और ये जो गली है वो भी सॉइल इरोजन के पीछे का एक रीजन है। और उसके बाद आते हैं विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो हमने क्या देखा, डिफरेंट टाइप से सॉइल इरोजन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं। एक होता है शीट इरोजन, जिसमें एक पतली सी शीट जो है फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल की, वो इरोड हो जाती है, वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है। देन रिल इरोजन, गली इरोजन, फिर विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन हमें देखने को मिलता है। अब इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल के इरोड हो जाने के बाद क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, अब सॉइल इरोड होगी तो ये बात तो एकदम कॉमन है कि फर्टिलिटी लूज होगी ही होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सॉइल इरोड होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल इरोजन की वजह से। इट रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और साथ ही साथ अब जब फर्टिलिटी नहीं होगी, सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होगी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, हम अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है इसका। देन डेजर्टिफिकेशन, अब हम लोगों ने देखा था एरिड सॉइल को एरिड सॉइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है, उसमें उतना मॉइस्चर नहीं होता, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो इस वजह से एरिड सॉइल को एरिड सॉइल कहा जाता है। और वो पाई कहाँ जाती है, डेजर्ट में, क्योंकि उसका एक सैंडी टेक्सचर होता है, वो उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, वो कल्टीवेशन के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, इस वजह से एरिड सॉइल कहा जाता है उसे। अब सॉइल इरोजन के बाद क्या होता है, सॉइल के साथ जनरली सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, साथ ही साथ क्या होता है,
सॉइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स खो देती है, जो फर्टाइल लेयर होती है जब वो खत्म होगी सॉइल के, जब वो फर्टाइल लेयर हट जाएगी, तो फर्टाइल लेयर हटने से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल थी, फर्टाइल लेयर थी, उसके साथ सारे न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस, मॉइस्चर सब हट जाता है और सॉइल की नीचे वाली जो लेयर है वो उतनी फर्टाइल होती नहीं है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी वो सॉइल अब हमारे लिए उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव काइंड ऑफ वो सॉइल हो जाती है। देन मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हम सॉइल कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन, एज सिंपल एज दैट। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल इरोजन का मतलब है कि सॉइल की जो सबसे टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है उसका हट जाना, उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। अब जब हम सॉइल को इरोड होने से बचा रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। जब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सॉइल को तो उसे कहा जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को, इन हिली एंड माउंटेन एरियाज। अब हिली और माउंटेन एरियाज में हम कैसे कंजर्व करते हैं, कॉन्टोर फ्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग के थ्रू। ये सब हम पहले भी पढ़ के आए हैं। कॉन्टोर फ्लोइंग, जैसे दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं, एक होते हैं स्टीप माउंटेन्स जिनकी एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई होती है, और एक होते हैं जेंटल स्लोप्स वाले माउंटेन्स जिनके स्लोप्स थोड़े जेंटल होते हैं। तो इन जेंटल स्लोप के जो माउंटेन्स होते हैं इस पे हम जो फार्मिंग करते हैं दैट इज नोन एज कॉन्टोर फ्लोइंग। तो हम जेंटल स्लोप्स पे फार्मिंग करेंगे सही तरीके से तो उसे कहा जाएगा कॉन्टोर फ्लोइंग। तो इससे हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब बारिश होगी तब बारिश के साथ यहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टाइल सॉइल है वो बारिश के साथ नीचे आ जाती है बह करके। तो उससे हम बचा सकते हैं। जब हम यहाँ पे स्लोप्स पे छोटे छोटे क्रॉप्स प्लांट कर देंगे, प्लांट्स लगाएंगे, हम कल्टीवेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो जड़ें होंगी वो पकड़ के रखेंगी सॉइल को, जिसकी वजह से जो फर्टाइल लेयर है वो नीचे नहीं आ पाएगी। हमारे पास इतना बड़ा एरिया होगा और हम इतने बड़े एरिया पे कल्टीवेशन कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि अगर ये जो फर्टाइल लेयर है वो पानी के साथ या विंड के थ्रू अगर नीचे आ गई तो हो सकता है कि हमें थिक लेयर देखने को मिले, हो सकता है इतनी मोटी लेयर हमें देखने को मिले फर्टाइल सॉइल की, लेकिन जमीन तो हमारे पास कम रहेगी। अब भले ही पतली लेयर हमें देखने को मिले और इतने एरिया में हो तो हमारे पास ज्यादा जमीन होगी कल्टीवेशन के लिए। तो इसीलिए कॉन्टोर फ्लोइंग का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल सॉइल अवेलेबल हो फॉर कल्टीवेशन। तो कॉन्टोर फ्लोइंग का यूज किया जाता है। देन टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग कैसे की जाती है, ये हम स्टीप माउंटेन्स पे भी कर सकते हैं। इस टाइप से स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं माउंटेन्स पे और यहाँ पे ये टेरेस फार्मिंग की जाती है, यहाँ पे क्रॉप्स लगाए जाते हैं, तो उसको कहा जाएगा टेरेस फार्मिंग। हम ऐसे स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं पहाड़ों में, माउंटेन्स पे, और उसके बाद जब कल्टीवेशन करते हैं तब उसे कहा जाएगा टेरेस फार्मिंग। तो इस टाइप से हम बचा सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं हिली एरियाज में। देन प्लेन एरियाज में स्ट्रिप क्रॉपिंग हमें देखने को मिलती है, यानी हम स्ट्रिप्स बना देते हैं, डिफरेंट स्ट्रिप्स बना देते हैं। इस टाइप से डिफरेंट स्ट्रिप्स बना दी हमने, यहाँ पे कोई और क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरी क्रॉप, यहाँ पे तीसरी क्रॉप। इसकी वजह से स्ट्रिप कल्टीवेशन की वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं एक ही टाइम पे, स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मेज ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे व्हीट ग्रो कर रहे हैं, यहाँ ओट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये तीनों साथ में हम ग्रो कर पा रहे हैं एक ही जमीन पे, उतने ही लैंड पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से भी हम ऐसा कर सकते हैं, इस टाइप से कल्टीवेशन कर सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करके लगाया जाता है, रोटेट करके क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं। जैसे ये पूरा हमारा फार्म है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इसे, यहाँ मेज, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस। अब यहाँ पे जो मेज कल्टीवेट किया गया है, नेक्स्ट टाइम इसे हम यहाँ कल्टीवेट करेंगे, व्हीट को यहाँ कर देंगे, फिर दोबारा से इसे रोटेट करेंगे। अब जो मेज यहाँ कल्टीवेट कर रहे हैं वो हम यहाँ करेंगे, यहाँ जो व्हीट कल्टीवेट कर रहे थे हम यहाँ करेंगे। इस टाइप से हम ये सारे जो क्रॉप्स हैं उन्हें रोटेट करते रहते हैं और रोटेट कर करके इन क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं। तो इससे भी हम सॉइल की फर्टिलिटी को बचा सकते हैं इस मेथड के थ्रू भी। देन विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। अब विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, हमारा ये जो पूरा फार्म है इसके बॉर्डरिंग एरियाज पे, यहाँ बॉर्डर्स पे हम लोग डिफरेंट प्लांट्स को, ट्रीज को ग्रो कर देते हैं, डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज यहाँ पे प्लांट कर देते हैं हम, जिसकी वजह से अगर इस डायरेक्शन से विंड आ रही है तो वो विंड यहाँ की क्रॉप्स को डैमेज ना कर पाए, यहाँ की सॉइल को अपने साथ ब्लो ना कर पाए।
तो इस वजह से हम लोग करते हैं शेल्टर बेल्ट्स या फिर विंड ब्रेक्स का यूज करते हैं। हम इस टाइप से हम लोग प्लांट्स जो हैं या बड़े बड़े जो ट्रीज हैं वो बॉर्डर्स पे प्लांट कर देते हैं, अपने फार्म्स के बॉर्डर्स पे, अपने फील्ड्स के बॉर्डर्स पे प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से विंड इरोजन ना देखने को मिले हमें उतना। तो इसके वजह से हम सॉइल को इरोड होने से बचा लेते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स हम लोग हिली एरियाज में कैसे करते हैं, कॉन्टोर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग के थ्रू, और सॉइल को हम प्लेन एरियाज में कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू। तो ये सारे हमारे सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स हैं जो हमने पहले भी इन डिटेल डिस्कस किए थे, और आज के वीडियो में भी हमने इन शॉर्ट इन सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को समझ लिया है। तो आज के वीडियो में हमने जाना डिफरेंट टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं। सॉइल इरोजन होता क्या है, जब सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर जो होती है सॉइल की, जब वो रिमूव हो जाती है तब उसे कहा जाएगा सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होता है और नेचुरल कुछ फैक्टर्स की वजह से भी होता है। नेचर की बात की जाए तो जैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन देखे थे, डिफरेंट टाइप से कैसे सॉइल इरोड होती है, जिसमें शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन। सॉइल इरोड होती है नेचर के थ्रू, इन सभी मेथड्स के थ्रू। और उसके बाद अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की बात की जाए तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोड होती है हमारी गलतियों की वजह से। अब सॉइल इरोड होने के बाद कैसे आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं, किस टाइप से इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें सॉइल इरोजन के, वो हमने डिस्कस किए। फिर सॉइल कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम, किस टाइप के सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। सॉइल कंजर्वेशन कैसे कहा जाएगा, जब हम सॉइल को इरोड होने से बचा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, और इस टॉपिक के साथ हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।